दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। सुबह के 7 बजे थे। मुंबई के बड़े रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। ट्रेन के हॉर्न, ठेले वालों की आवाजें और भागते कदमों की खटपट के बीच एक 10-11 साल का बच्चा रिंकू प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर झाड़ू लगा रहा था। उसके हाथ छोटे थे, कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे दुनिया चाहे जितनी बेरहम हो जाए, उसने अब भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा हो। रिंकू स्टेशन के झाड़ू वाले रामू काका के साथ रहता था। रामू काका असल में उसे तब मिले थे जब वह 3 साल का था। कूड़े के पास, फटे कपड़े पहने, रोता हुआ, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। रामू काका ने उसे उठाया, चुप कराया और कहा, चल, अब तू मेरा बेटा रिंकू है। तब से रिंकू का यही संसार था। स्टेशन की सीढ़ियां, पटरियों की गंध और रामू काका का टूटा झोपड़ा जो स्टेशन के पीछे था। हर सुबह दोनों प्लेटफॉर्म साफ करते, फिर चाय बेचने वाले भोलू से 2 कप चाय लेते। रामू काका कहते, रिंकू बेटा, जिंदगी झाड़ू जैसी होती है, कचरा कितना भी हो, अगर रोज साफ करते रहो तो रास्ता चमक उठता है। रिंकू मासूमियत से मुस्कुरा देता था। उसे नहीं पता था कि यह दुनिया कितनी बड़ी है या उसके असली माँ बाप कौन है। बस इतना जानता था कि अगर मेहनत करेगा तो काका को दवा मिलेगी और खाना पेट में जाएगा। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। ट्रेन नंबर 319 प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और उसके साथ आने वाला था कोई ऐसा इंसान जो रिंकू की पूरी किस्मत पलट देने वाला था। वो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। भीड़ से घिरे उस पल में एक आदमी उतरा, सूट बूट पहना हुआ, चेहरा थका लेकिन तेज, उम्र लगभग 45 के आसपास। नाम था अर्जुन मेहता, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं बची थी। पिछले 5 सालों से उसकी बेटी रुचि लापता थी। वो उसी उम्र की थी जितना रिंकू अब था। कहीं से कोई खबर नहीं, बस हर दिन उम्मीद कि शायद कभी मिल जाए। अर्जुन उस दिन स्टेशन इसलिए आया था क्योंकि किसी ने उसे सूचना दी थी कि एक भिखारी बच्चे के पास उसकी बेटी का ब्रेसलेट जैसा कुछ मिला है। वो ब्रेसलेट उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। वो प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, हर बच्चे को ध्यान से देख रहा था। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी। एक दुबला पतला बच्चा, फटे कपड़े, हाथ में झाड़ू, लेकिन चेहरा साफ और मासूम। रिंकू ठोकर खाकर गिर गया था। उसकी बाल्टी का सारा पानी अर्जुन मेहता के जूतों पर जा गिरा। भीड़ में लोग देखने लगे। अरे, ये तो किसी बड़े साहब के जूते खराब कर दिए इसने। रिंकू डर गया, तुरंत नीचे झुक गया, बोला, सॉरी साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देता हूं। अर्जुन मेहता कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें उस बच्चे के चेहरे पर टिक गईं। उस चेहरे में न जाने क्यों उसे अपनी बेटी की मासूमियत नजर आई। वो बच्चा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, कोई बात नहीं, जूते तो दोबारा साफ हो जाएंगे। भीड़ हैरान थी। वो आदमी जो आमतौर पर अपने ऑफिस में किसी को आंख उठाकर देखने भी नहीं देता था, आज एक बच्चे से इतनी नरमी से बात कर रहा था। रिंकू मुस्कुरा दिया, थैंक यू साहब, आप अच्छे हैं। उसके बोल में इतनी सच्चाई थी कि अर्जुन के दिल को जैसे कोई चुभ गया। वो सोचने लगा, कितने बच्चे हैं जो अपनी मासूमियत में ही अमीर हैं। अर्जुन ने जेब से 800 का नोट निकाला और रिंकू के हाथ में रख दिया। रिंकू घबरा गया, साहब, इतना नहीं चाहिए, बस RS-10 ही ले लीजिए। अर्जुन मुस्कुराया, क्यों? तू मेहनत करता है ना, तो मेहनत की कीमत भी तो मिलनी चाहिए। रिंकू ने सिर झुका लिया, लेकिन काका कहते हैं, जरूरत से ज्यादा लेना चोरी होती है। यह सुनकर अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसने पहली बार किसी बच्चे से ऐसा ईमानदार जवाब सुना था। उसी समय प्लेटफॉर्म पर अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। एक बूढ़ी औरत ट्रैक पर गिर गई थी और सामने से ट्रेन आ रही थी। लोग दूर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। अर्जुन मेहता के पैर जैसे जम गए, लेकिन रिंकू ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। उसने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और खींचकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया। ट्रेन उसके बालों को छूती हुई निकल गई। लोगों की सांसें थम गई थीं। अर्जुन मेहता उस बच्चे को देख रहा था
जिसने किसी जान पहचान के बिना एक जान बचाई थी। पागल है तू, किसी ने कहा। रिंकू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काका, कहते हैं अगर किसी की जान बचा सको तो डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अंदर कुछ टूटने लगा। वो बच्चा जो खुद अनाथ था, दूसरों के लिए जान देने को तैयार था। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसी के जरिए कोई संदेश भेजा हो। अर्जुन आगे बढ़ा, उसके सिर पर हाथ रखा। तू मेरे साथ चलेगा? रिंकू ने चौंक कर देखा। कहां साहब? बस स्कूल, और फिर जहां तुझे जिंदगी मिले। रामू काका दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, जा बेटा, तेरी मेहनत का दिन आ गया है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। रिंकू ने झुककर काका के पैर छुए और फिर उस आदमी के साथ चल पड़ा जो उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। भीड़ छूट चुकी थी। स्टेशन पर फिर वही शोर, वही हॉर्न, वही रफ्तार। लेकिन उस दिन किसी की किस्मत की रफ्तार बदल चुकी थी। रिंकू के लिए वो दिन किसी सपने से कम नहीं था। अब तक जिसने जिंदगी सिर्फ प्लेटफॉर्म की धूल और भूख में देखी थी, आज वो एक कार की पिछली सीट पर बैठा था। साफ कपड़े, ठंडी हवा और सामने बैठे अर्जुन मेहता। रिंकू के लिए ये सब बहुत अजीब था। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकता। साहब, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोग सच में रहते हैं? अर्जुन मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, लेकिन खुशी हर जगह नहीं रहती। गाड़ी जब मेहता हाउस के गेट पर रुकी तो गार्ड तक हैरान रह गए। बंगला किसी फिल्म से कम नहीं था। हरी घास, फव्वारे और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स। रिंकू के पैर अपने आप रुक गए। साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे पैर गंदे हैं। अर्जुन झुककर बोले, रिंकू, ये घर अब तेरे लिए भी खुला है। यहां किसी के पैर गंदे नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। उनके इन शब्दों ने रिंकू के दिल में एक अजीब गर्माहट भर दी। वो डरते डरते अंदर गया। ड्राइंग रूम इतना बड़ा था कि उसे लगा जैसे वो किसी होटल में है। सोफे पर बैठते हुए भी वो बार बार अपनी झाड़ू वाली पैंट को देखता। अगर गंदी हो गई तो? अर्जुन ने नौकर से कहा, पहले इसे अच्छे कपड़े दो, नहाने को बोलो, फिर खाना। रिंकू को बाथरूम में ले जाया गया। गर्म पानी, साबुन और साफ कपड़े, ये सब उसने पहली बार देखा था। आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद को पहचान नहीं पाया। अरे, ये मैं हूं। वो हंस पड़ा, शायद पहली बार इतनी सुकून से। खाना आया, 4 तरह की सब्जी, दाल, रोटी और मिठाई। वो धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाले के साथ उसकी आंखें नम हो रही थीं। काका, काश आप भी ये खाना खा पाते। उसके मन में बस यही बात घूम रही थी। अर्जुन मेहता दूर से उसे देख रहे थे। उस बच्चे की मासूमियत उन्हें भीतर तक हिला रही थी। उन्होंने नौकर से कहा, रिंकू अब यहीं रहेगा, उसके लिए एक छोटा कमरा तैयार करो, और हां, कल से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाओ। रिंकू चौंक गया। साहब, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं तो बस झाड़ू लगाना जानता हूं। अर्जुन बोले, हर कोई सीख सकता है, बस किसी को सिखाने वाला चाहिए। रात आई। रिंकू के लिए वो रात किसी कहानी जैसी थी। उसने पहले कभी बिस्तर नहीं देखा था। उसकी उंगलियां तकिए को छूकर बार बार देखती, कितना मुलायम है, जैसे बादल। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, उसके भीतर एक अजीब डर जागने लगा। उसे स्टेशन याद आने लगा। रामू काका की खांसी, ट्रेन की आवाजें, भोलू की चाय की खुशबू। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उधर अर्जुन अपने कमरे में बैठे थे। टेबल पर वही पुराना फ्रेम रखा था, उनकी बेटी रुचि की तस्वीर। गुलाबी फ्रॉक, बालों में क्लिप और वही मासूम मुस्कान। उन्होंने तस्वीर को हाथ में लेकर कहा, रुचि, तू होती तो शायद आज इतनी ही बड़ी होती। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रिंकू खड़ा था, आंसू से भीगा चेहरा। क्या हुआ बेटा? साहब, नींद नहीं आ रही, काका के बिना डर लगता है। अर्जुन ने उसे अंदर बुलाया। चल, तू यहीं सो जा। रिंकू बिस्तर के कोने में लेट गया। कुछ पल बाद अर्जुन ने महसूस किया, वो बच्चा नींद में भी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन की आंखें उसी वक्त भर आईं। वो सोचने लगे, कितना अजीब है ये खेल, जिसे मैं अपनी बेटी की याद में ढूंढ रहा था। वो शायद इसी बच्चे में छिपा बैठा है।
अगले दिन सुबह अर्जुन मेहता रिंकू को स्कूल लेकर गए। स्कूल के प्रिंसिपल पहले हिचकिचाए। सर, ये बच्चा अनाथ है, उसके कागज नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैं इसका अभिभावक हूं। इतना सुनना था कि सारा रास्ता खुल गया। रिंकू ने पहली बार स्कूल की दीवारें देखीं। बच्चे यूनिफॉर्म में बस्ते लेकर भागते हुए। वो हंसने लगा। साहब, मैं भी ऐसा बैग लूंगा। अर्जुन बोले, कल से तू भी पढ़ेगा। रिंकू को क्लास में बिठाया गया। टीचर ने नाम पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वो सोचने लगा, फिर मुस्कुराया, रिंकू, रिंकू मेहता। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में कुछ चमक गया। वो मुस्कुराए, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ हल्का सा कांप गया। शाम को जब वे लौटे तो नौकर ने बताया कि अर्जुन की पत्नी नेहा मेहता आ गई हैं। वो पिछले कुछ महीनों से अपने मायके में थीं। उनके आने से घर में जैसे ठहराव आ गया। नेहा ने जैसे ही रिंकू को देखा, उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। वो बच्चे की आंखों में झांकती रहीं। कुछ तो था उसमें जो दिल को छू गया। अर्जुन, ये बच्चा कौन है? अर्जुन ने पूरी बात बताई, स्टेशन, हादसा और उसकी बहादुरी। नेहा चुप रही। रिंकू ने उनके पैर छुए। नमस्ते मां। नेहा कुछ पल के लिए जड़ हो गई। शब्द नहीं निकले, बस आंसू टपक पड़े। वो बच्चे को गले लगाकर बोली, कभी मुझे मां मत कहना छोड़ना। अर्जुन ने देखा, कहीं ना कहीं उनकी खोई हुई बेटी की यादों ने रिंकू के जरिए घर में फिर से जान डाल दी थी। रात को नेहा ने अर्जुन से कहा, तुमने ठीक किया, लेकिन अर्जुन, मुझे अजीब लगता है। उसके माथे पर जो निशान है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रुचि के माथे पर था। अर्जुन चौंक गए। क्या? नेहा ने फोटो उठाकर दिखाई। देखो, बिल्कुल वही निशान। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। हवा में जैसे पुरानी यादों का तूफान उठ गया था। क्या वाकई रिंकू कोई और नहीं बल्कि उनका ही खोया हुआ बच्चा है, या यह सिर्फ किस्मत का एक और खेल है? उनके दिलों में अब सवालों से ज्यादा उम्मीद थी। रिंकू अपने कमरे में चैन से सो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके माथे का छोटा सा निशान किसी माँ बाप के टूटे दिल में फिर से धड़कन भरने वाला है। सुबह की धूप हल्की थी, लेकिन अर्जुन और नेहा के मन में अजीब बेचैनी थी। रात भर दोनों उस छोटे से निशान को देखते रहे। रिंकू के माथे का वही हल्का सा कट जो कभी उनकी बेटी रुचि के खेलते हुए गिरने पर बना था। नेहा बार बार कहती, अर्जुन, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसकी मुस्कान, बोलने का तरीका और वो डरते हुए मां कहना, सब कुछ वैसा ही है। अर्जुन ने धीरे से कहा, नेहा, मैं भी महसूस कर रहा हूं, लेकिन हमें सच पता करना होगा। कहीं हम अपने ही दर्द में किसी और की उम्मीद तो नहीं पाल रहे। नेहा चुप हो गईं। वो बाहर बालकनी में खड़ी होकर रिंकू को खेलते हुए देख रही थीं। वो फूलों को पानी दे रहा था और बीच बीच में गुनगुनाता वही धुन जो कभी रुचि गुनगुनाती थी। नेहा की आंखें फिर से भर आईं। हे भगवान, अगर ये वही है तो तूने इतने साल हमें क्यों रुलाया? उस दोपहर अर्जुन ऑफिस नहीं गए। उन्होंने फाइलें निकालनी शुरू की। वो पुराने केस रिकॉर्ड जिनमें 5 साल पहले उनकी बेटी की गुमशुदगी दर्ज थी। दिन था 12 जून। वो दिन जब रुचि अपनी आया के साथ मंदिर गई थी और वापस नहीं लौटी थी। पूरे शहर में खोज हुई, पुलिस लगी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस नदी के पास उसकी एक जली हुई गुड़िया मिली थी। नेहा बेहोश हो गई थी और अर्जुन के जीवन की धूप जैसे बुझ गई थी। रिंकू अब स्कूल में जाने लगा था। हर सुबह यूनिफॉर्म पहनकर आता, नेहा से पूछता, माँ, टाई सीधी है? वो मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अर्जुन के भीतर अब एक सवाल रोज चुभता, अगर ये सच में रुचि है तो स्टेशन पर कैसे पहुंचा? उन्होंने फैसला किया, रिंकू के अतीत की खोज करेंगे। एक शाम अर्जुन मेहता अपनी कार लेकर उसी रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां से कहानी शुरू हुई थी। प्लेटफॉर्म पर वही शोर, वही भीड़। उन्होंने आसपास पूछताछ शुरू की। कई लोग पहचान नहीं पाए, पर एक चाय वाला याद आया। साहब, हाँ, एक छोटा लड़का था, झाड़ू लगाता था। उसे सब रिंकू कहते थे, लेकिन वो 5-6 साल से है यहां। कहां से आया था? कोई नहीं जानता साहब।
एक दिन किसी ट्रेन के नीचे से निकालकर रामू काका ले आए थे। कहते थे बच्चा अकेला था, बेहोश पड़ा था, सिर पर चोट लगी थी। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। रामू काका आप कहां हैं? साहब, उनका तो पिछले साल देहांत हो गया। अर्जुन ने वहीं से एक पुराना आदमी ढूंढ निकाला, स्टेशन मास्टर। उन्होंने फाइलों में कुछ ढूंढते हुए कहा, हां, वो बच्चा मिला था, बिना नाम, बिना पहचान, सिर पर चोट थी, और जब होश आया तो बस इतना बोला, मुझे दर्द हो रहा है, मां कहां है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, शायद वही था। स्टेशन मास्टर ने फिर कहा, उस बच्चे के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी कलाई में एक टूटा हुआ लाल धागा था, शायद किसी त्योहार पर बांधा गया हो। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, पुरानी तस्वीर दिखाई, रुचि की कलाई पर वही लाल धागा। अब शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन वो जानते थे दिल का भरोसा काफी नहीं, सबूत चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने डॉक्टर शर्मा से मुलाकात की। क्या डीएनए टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि रिंकू हमारा बेटा है? डॉक्टर बोले, बिल्कुल, बस बच्चे के और आप दोनों के सैंपल लेने होंगे। नेहा को यह सुनते ही डर लगा, अगर रिपोर्ट ने मना कर दिया तो? अर्जुन, मैं फिर से वो सब नहीं झेल पाऊंगी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अगर वो हमारा नहीं भी हुआ तो भी हम उसे खोएंगे नहीं। रिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मुस्कुरा कर बोला, साहब, आज अस्पताल क्यों चलना है? अर्जुन ने कहा, बस एक चेकअप है बेटा, कुछ दिन से तू थक जाता है ना। रात आई। रिंकू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उसने नेहा से पूछा, मां, जब बच्चे खो जाते हैं तो भगवान उन्हें वापस कैसे लाता है? नेहा का गला भर आया, शायद किसी अच्छे दिल वाले इंसान के जरिए। तो क्या मैं भी किसी का खोया हुआ बेटा हूं? नेहा सन्न रह गईं। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने बच्चे को गले लगा लिया, तू तो अब हमारा ही बेटा है। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। अर्जुन ने फाइल खोली, हाथ कांप रहे थे। नेहा की सांसें अटकी हुई। डॉक्टर बोले, मुझे पता है ये रिपोर्ट आपके लिए क्या मायने रखती है। उन्होंने धीरे से फाइल आगे बढ़ाई। अर्जुन ने पढ़ा, जेनेटिक मैच 99.7% पॉजिटिव। कागज उनके हाथ से गिर गया। नेहा वहीं जमीन पर बैठ गई, रोते हुए बोली, रुचि, मेरी बच्ची। रिंकू कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो बस दौड़कर नेहा के गले लग गया। मां, क्या हुआ? नेहा ने उसकी आंखों में देखा। अब कुछ नहीं बेटा, अब तू वापस आ गया है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में सुकून भी। 5 साल की तलाश, 5 साल का दर्द, आज सब खत्म हो गया था। रात को जब सब सो गए, अर्जुन बालकनी में बैठे आसमान देख रहे थे। हवा में जैसे उनकी बेटी की हंसी घुल गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्रिया भगवान, तूने हमारी कहानी अधूरी नहीं छोड़ी। लेकिन उसी वक्त एक अंधेरी गली में कोई और सच्चाई करवट ले रही थी। एक औरत जो कुछ अखबारों की कटिंग्स देख रही थी, धीरे से बोली, तो तुमने उसे पा लिया अर्जुन, लेकिन सच अभी पूरा नहीं हुआ। डीएनए रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया था। अर्जुन और नेहा के घर में 5 साल बाद फिर से हंसी लौट आई थी। रिंकू अब रुचि मेहता नहीं, बल्कि रुचि अर्जुन मेहता बन चुकी थी। वही नाम, वही घर, लेकिन अब जिंदगी कुछ और थी। नेहा उसे बार बार गले लगाती, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अर्जुन दफ्तर में मुस्कुराने लगे थे। लोग कहते, सर, आप फिर से पुराने वाले लग रहे हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे कहीं एक साया था, एक अंधेरा जो धीरे धीरे पास आ रहा था। एक रात नेहा पूजा की थाली सजा रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नौकर बाहर गया। मैडम, कोई औरत आई है, कहती है कि आपको जानती है। नेहा बाहर आई। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, करीब 35 साल की, चेहरे पर थकान, आंखों में कुछ छिपा दर्द। उसके कपड़े साधारण थे, बाल बिखरे हुए। आप कौन? नेहा ने पूछा। वो औरत बोली, मेरा नाम सविता है, मैं आपके बच्चे की आया थी। नेहा के पैर जैसे जमीन में धंस गए। क्या? लेकिन सविता तो मर गई थी। हाँ, सबको यही लगा, लेकिन सच कुछ और था। नेहा कुछ बोल पाती, उससे पहले सविता ने कहा, मैडम, आपकी बेटी उस दिन मंदिर से गायब नहीं हुई थी, उसे ले जाया गया था। नेहा की आंखें फैल गईं।
किसने? किसी ने, जो उसे अपने नुकसान का बदला बनाना चाहता था। सविता ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। उस दिन जब आप और साहब दिल्ली किसी मीटिंग में थे, आपकी बेटी मुझे लेकर मंदिर आई थी। वह बहुत खुश थी, अपने नए गुड़िया वाले फ्रॉक में। वहीं मंदिर के पीछे एक आदमी आया, शंकर नाइक। वो आपके पुराने ड्राइवर का भाई था। वो बोला कि साहब ने बुलाया है, कार बाहर खड़ी है। मैंने भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही हम पीछे वाले रास्ते गए, उसने मुझे धक्का दिया और बच्ची को उठा लिया। नेहा की सांसें रुकने लगीं। फिर मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो बच्ची को लेकर भाग गया। मैंने पीछा किया, पर तभी किसी ने मेरे सिर पर चोट मारी। मैं कई दिन अस्पताल में बेहोश रही। जब होश आया तो खबर आई कि बच्ची मर गई है और मेरा नाम केस में आ गया। मैं भागी, डर के मारे, क्योंकि सब मुझे दोषी मान रहे थे। लेकिन मैंने खोज बंद नहीं की। अर्जुन और नेहा अब दोनों कमरे में थे। सविता की आंखों में सच्चाई थी, पर साथ में कुछ और भी, डर। अर्जुन ने पूछा, तुम कह रही हो कि उसे शंकर नाइक ले गया था? हाँ, और वो बच्ची को बेचने जा रहा था, लेकिन किसी ट्रेन हादसे में वो मर गया। और बच्ची? वही बच्ची स्टेशन पर मिली थी, सिर पर चोट के साथ। नेहा के हाथ कांपने लगे। मतलब हमारा बच्चा जिंदा था, पर हमसे झूठ बोला गया। सविता ने सिर झुका लिया। हाँ मैडम, किसी ने पुलिस रिपोर्ट में फिर बदल कराई थी, और वो कोई आम इंसान नहीं था। वो वही था जो साहब के ऑफिस में सबसे भरोसेमंद था। कौन? अर्जुन ने पूछा। संदीप राय, आपका पर्सनल असिस्टेंट। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं। वो तो अब भी मेरे साथ काम कर रहा है, सविता बोली। वो चाहता था कि आपकी बेटी मर चुकी मानी जाए, क्योंकि उसी ने आपके खिलाफ कुछ दस्तावेज चोरी किए थे। अगर बच्ची मिल जाती तो वो सब सच बाहर आ जाता। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सविता, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी साहब, वो बहुत ताकतवर है। पर जब मैंने अखबार में पढ़ा कि आपने स्टेशन से किसी बच्चे को गोद लिया है, मुझे सब समझ आ गया। वो बच्ची वही है। अर्जुन ने उसी वक्त अपने पुराने ड्राइवर से बात की। वो कांपते हुए बोला, सर, संदीप ने ही शंकर को पैसे दिए थे। मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला तो मेरा परिवार खत्म कर देगा। अब सब कुछ साफ था। 5 साल पहले संदीप राय ने न सिर्फ उनकी बेटी को गायब करवाया, बल्कि उसी दौरान कंपनी से करोड़ों रुपए का घोटाला भी किया था। जब केस बिगड़ा तो उसने बच्ची के मरने की झूठी खबर फैला दी। अगले दिन अर्जुन ने एक मीटिंग रखी। संदीप अंदर आया, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। सर, रिपोर्ट तैयार है। अर्जुन ने उसे रोक दिया। संदीप, क्या तुझे लगता है सच हमेशा छिपा रहता है? वो मुस्कुराया। मतलब? सर? अर्जुन ने टेबल पर पुरानी फोटो, अस्पताल की रिपोर्ट और डीएनए फाइल रखी। संदीप का चेहरा उतर गया। 5 साल पहले तूने क्या किया था याद है? सर, आप गलत समझ रहे हैं। सच्चाई तो अब दस्तक दे चुकी है। नेहा कमरे में आई, आंखों में आंसू थे। जिस बच्ची को तूने हमें से छीना, वो अब फिर से हमारे पास है। संदीप के माथे पर पसीना था। सर, मैंने मजबूरी में किया था। मुझे पैसे चाहिए थे। अर्जुन गरजे। मजबूरी इंसान को गलत बना सकती है, हैवान नहीं। अर्जुन ने पुलिस को बुलाया। संदीप वहीं गिरफ्तार हो गया। जाते जाते बोला, आपको लगता है आपने सब जान लिया? सच अभी भी अधूरा है। अर्जुन मेहता। उस रात नेहा ने सविता को रिंकू के कमरे में देखा। वो उसके बाल सहला रही थी। नेहा मुस्कुराई। तुम भी उसे बहुत प्यार करती हो। सविता की आंखों में आंसू थे। हाँ मैडम, आखिर वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। नेहा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? सविता ने धीरे से कहा, उस दिन जब शंकर भागा, उसने मुझे धक्का दिया और ट्रेन के नीचे फेंका गया बच्चा असल में मेरा था। वो मरी नहीं थी, मैंने बस जगह बदल दी थी। नेहा के होंठ सूख गए। क्या कह रही हो तुम? सविता बोली, आपकी बेटी बच नहीं पाई थी मैडम। मैंने अपनी बेटी को आपके घर में रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी वो आपके पास सुरक्षित रहेगी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने अंदर आकर पूछा, क्या हुआ? नेहा ने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, वो बच्ची हमारी नहीं है। कमरे में सन्नाटा था। नेहा के हाथ कांप रहे थे।
उनकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। क्या कह रही हो सविता? उनकी आवाज टूट रही थी। सविता ने सिर झुका लिया। सच मैडम, मैं अब झूठ नहीं छिपा सकती। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? डीएनए रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। सविता ने थरथराते हाथों से एक पुरानी लिफाफा निकाला। सर, डीएनए टेस्ट आपने सरकारी लैब से कराया था, लेकिन रिपोर्ट जिसने दी वो वही संदीप राय था। अर्जुन सन्न रह गया। क्या मतलब? तुम कहना चाहती हो रिपोर्ट फर्जी थी? सविता ने सिर हिलाया। हाँ सर, असली रिपोर्ट मेरे पास है। उसने लिफाफा खोला। अंदर 2 पन्ने थे, एक मेडिकल रिपोर्ट और एक तस्वीर, मंदिर वाली। सविता ने कहा, आपकी असली बेटी उस दिन पुल के पास नदी में गिर गई थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बह गई। मुझे तब समझ आया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। नेहा सुन्न होकर बैठ गईं। उनकी आंखों में जैसे जीवन खत्म हो गया था। फिर तूने अपनी बेटी को मेरे घर क्यों भेजा? सविता रो पड़ी। मैडम, वो बहुत बीमार थी। मुझे डर था कि वो भी मर जाएगी। मेरे पास न इलाज के पैसे थे न खाना। जब देखा कि आप अपनी बच्ची के जाने के बाद टूट चुकी हैं, तो मैंने सोचा अगर मेरी बेटी आपके पास रहेगी तो जिंदा रहेगी। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। तूने मुझे धोखा दिया। सविता, हाँ मैडम, पर वो धोखा नहीं, एक मां का डर था। सविता ने अपने पुराने झोंपड़े का जिक्र किया, जहां बारिश की हर बूंद दीवारों से टपकती थी। वो बोली, उस दिन डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी रानी को दिल की बीमारी है। ऑपरेशन महंगा था। मैं रोज आपके घर सफाई करती थी, पर पैसे पूरे नहीं थे। फिर हादसा हुआ, आपकी बेटी चली गई और मैंने सोचा अगर मैं अपनी बच्ची को आपकी जगह रख दूं तो वो बच जाएगी। मैं जानती थी ये गलत है, पर जब देखा कि आप उसे अपनी बेटी की तरह चाह रही हैं, तो मैंने ईश्वर को गवाह मान लिया कि अब वो आपकी बेटी है। नेहा के दिल में तूफान था। मतलब वो बच्ची जिसने हमें जोड़ा, वो न मेरी थी न तेरी, वो तो खुद भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता थी। सविता ने आंसू पोंछे। हाँ मैडम, लेकिन अब जब आप सच जान गई हैं, तो मैं चाहती हूं कि वो आपके पास ही रहे। वो अब आपकी हो चुकी है। मुझे बस इतना चाहिए कि कभी कभी उसे दूर से देख लूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सविता, तूने जो किया वो अपराध है, लेकिन मैं तेरी आंखों में कोई लालच नहीं देख पा रहा हूं, सिर्फ एक मां का डर। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा, अगर हम सोचें, इस बच्ची ने हमें जोड़ा, हमारी जिंदगी में रोशनी लाई। अब चाहे वो जैविक रूप से हमारी बेटी ना हो, लेकिन हमारे दिल में वही है, हमारी रुचि। नेहा ने रुआंसी आवाज में कहा, हाँ अर्जुन, मां का रिश्ता खून से नहीं, अपनापन से बनता है। उन्होंने रिंकू यानी रुचि को कमरे में बुलाया। वो आई और मासूमियत से बोली, मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? नेहा ने उसे गले से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, आज पता चला कि भगवान सच में हमारे साथ हैं। अर्जुन के सामने अब एक सवाल था, क्या सविता के खिलाफ पुलिस में केस करें या उसे माफ कर दें? नेहा ने कहा, अगर उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोला तो मैं उसे सजा नहीं दे सकती। अर्जुन ने सिर हिलाया। हम उसे सजा नहीं देंगे, बल्कि मदद करेंगे। वो और उसकी बेटी दोनों अब हमारे परिवार का हिस्सा होंगी। सविता फूट फूट कर रोने लगी। आप जैसे लोग आज के जमाने में बहुत कम हैं साहब। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपनी कंपनी में सविता को स्थायी नौकरी दे दी। रुचि अब दोनों माओं के बीच पलने लगी। नेहा उसे पढ़ाई सिखाती, सविता उसे पूजा पाठ और संस्कार। रुचि हमेशा कहती, मेरी 2 मम्मियां हैं, एक जो मेरे दिल की है और एक जो मेरी जान की। नेहा हंसती, और तेरे 2 पापा भी हैं, एक सख्त एक सीधा। अर्जुन मुस्कुरा देते, और दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। वो बच्ची जो किसी और की मजबूरी में खोई थी, अब 2 परिवारों की खुशी बन गई थी। एक दिन नेहा ने मंदिर में हाथ जोड़े। हे भगवान, तूने मुझे मेरी बच्ची दी, भले ही किसी और की कोख से। मैं तेरा आभार कैसे मानूं? उनके पास रुचि और सविता दोनों खड़ी थीं। सविता बोली, मैडम, आपने मुझे मां कहलाने का हक दिया। अब मेरा जीवन पूरा हो गया। नेहा ने कहा,
नहीं सविता, अब हम दोनों ही उस बच्ची की मां हैं जिसे तूने जन्म दिया, मैंने उसे जीवन दिया। अर्जुन ने दोनों को देखा। और यही तो असली मातृत्व है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई भेद नहीं। रुचि ने मासूमियत से पूछा, पापा, अब कोई बुरा आदमी नहीं आएगा ना? अर्जुन मुस्कुराए, नहीं बेटा, अब कोई नहीं, क्योंकि अब तेरी 3 परछाइयां हैं, तेरी मम्मी, तेरी सविता मम्मी और मैं। तीनों ने हाथ जोड़े। सूरज की किरणें मंदिर की घंटियों के साथ भीतर आ रही थीं, जैसे ईश्वर ने कह दिया हो, जिस बच्ची को दुनिया ने खोया कहा था, वही सबकी तकदीर बदलने आई थी। तो दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।